आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आदर्श विद्यार्थी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के यशस्वी कथाकार स्वर्गीय कौशिक जी का जन्म सन 1891 ईस्वी में अम्बाला छावनी में हुआ था। आपके पिता पंडित हरिश्चंद्र कौशिक भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। 1947 में आपका देहावसान हो गया, मतलब 1947 में उनकी मृत्यु हुई। कौशिक जी की गणना द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित कथाकारों में होती है। इनकी रचनाएं घर गृहस्थी और समाज की मान्य परंपराओं एवं हास्य व्यंग में काफ़ी सफल हैं। गल्प, मंदिर, कल्लौल, चित्रकला, मणिकला, मिलन मंदिर, अत्याचार का परिणाम, रूप का राहु, माँ भिखारिणी, द्विवेदी जी की चिट्ठियाँ आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। दिवाली का दिन था। मैं कुछ खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा। वहां कुछ खिलौने खरीदकर साथ के नौकर को देकर उससे घर भेज दिया और स्वयं बाजार की सैर करने के लिए आगे की ओर बढ़ा। सहसा मेरे कानों में सुनाई पड़ा, बाबूजी खिलौना लीजिएगा खिलौने। मैंने घूमकर देखा तो एक नवयुवक को खड़ा पाया। उसके हाथों में साधारण आकार की डालियां थी और उसमें 15-20 खिलौने रखे हुए थे। मुझे उस नवयुवक के साहस पर आश्चर्य हुआ। जिस बाजार में खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद है, वहाँ ये नवयुवक 15-20 खिलौने लेकर बेचने निकला था। मुझे खिलौनों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं केवल मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। 2-3 दिन पश्चात मैं पुनः किसी काम से चौंक गया। मैं अपने आन में चला जा रहा था, सहसा वही परिचित स्वर सुनाई दिया, बाबूजी खिलौने लीजिएगा खिलौने। चौंक कर देखा, उसी नवयुवक को खड़ा पाया। उसके हाथ में वही डाली थी और लगभग उतने ही खिलौने अभी भी रखे हुए थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे खिलौने अभी तक नहीं बिके? उसने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, ये उस दिन के वाले खिलौने नहीं, वे तो उसी दिन बिक गए थे। मैंने उससे पूछा, तुम यही धंधा करते हो? जी हाँ, फिलहाल तो यही काम करता हूँ। इससे तुम्हें कुछ मिल जाता है? जी अवश्य। तुम्हारे माँ बाप जीवित है? जी नहीं, केवल माता है, पिता नहीं है। और यहाँ तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। रहते कहाँ हो? मेरे एक परिचित है, उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। उस नवयुवक की आकृति तथा बातचीत से मुझे पता चला कि साधारण व्यक्ति नहीं। मैंने सोचा, यह व्यक्ति पढ़ा लिखा मालूम होता है, सकल सूरत से भी अच्छे खानदान का जान पड़ता है। कोई असाधारण विपत्ति आ पड़ी होगी जिसके कारण इसे यह व्यवसाय, मतलब उसे ये काम करना पड़ रहा है। मैंने उससे कहा, भाई इस समय मुझे खिलौने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि तुम मेरे घर पर आया करो तो मैं कुछ खिलौने ले लिया करूँगा। नवयुवक बोला, बहुत अच्छा, मकान कहाँ पर है? मैंने अपने मकान का पता बता दिया। 1 सप्ताह पश्चात वो नवयुवक संध्या के समय मेरे मकान पर खिलौने लिए पहुँचा। खिलौने देखकर बच्चे चारों तरफ जमा हो गए और खिलौनों की लालसापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। मैंने 3-4 खिलौने खरीदे और दाम देते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मिलता होगा? इससे अच्छा कि तुम नौकरी कर लो। जुआ बोला, जी हाँ, नौकरी तो करूँगा, फिलहाल यही ठीक है। यदि तुम्हें नौकरी मिलने में कठिनाई है तो मैं चेष्टा कर लूँ। जी अभी तो मुझे नौकरी करनी नहीं, जब आवश्यकता होगी तो आपसे कहूँगा। यह कहकर वो चला गया। मुझे उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, यह बड़ा विचित्र आदमी है, नौकरी नहीं करना चाहता, इसे खिलौने से क्या मिलता होगा। इसी प्रकार 2 मास मतलब 2 महीने व्यतीत हुए। वह खिलौने वाला कभी कभार पहुंच जाता। जब कभी बच्चों को उसके आने की सूचना मिल जाती, मुझे विवश होकर कुछ खिलौने खरीदने पड़ते, क्योंकि बच्चे हट करने लगते। हट मतलब जिद करने लगते। परंतु जब बच्चों को उसके आने का पता न लगता तो मैं कोरा ही ऐसे ही उसे लौटा देता। एक दिन वह नियमानुसार मेरे घर पहुंचा। उस समय उसके हाथ में केवल 3 खिलौने शेष थे। बच्चों को देखते ही घेर लिया। मैंने एक खिलौने तीनों बच्चों को दे दिए। मैंने पूछा, इसके दाम क्या हुए? उसने कहा, कुछ नहीं। मैं विस्मित होकर पूछा, इसका क्या तात्पर्य, मतलब इसका क्या मतलब? आज जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मिल गया, इसलिए इसके दाम न लूँगा। तब भी तुमने इससे कुछ पैसे तो लगाए ही होंगे? हाँ, परंतु सब वसूल हो गए। ये 3 खिलौने नफ़े में हैं। तब भी तुम्हें दाम लेने पड़ेंगे, मैं उन्हें मुफ्त ना लूँगा। आपको देता कौन है? मैंने तो बच्चों को दिया, परंतु बच्चे तो मेरे हैं।
हाँ, परंतु हक तो मुझे भी है कि उन्हें खिलौने दे सकूं। इस बच्चों की बदौलत मुझे बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा, आज ऐसे ही सही। यह कहकर वो चला गया। मैंने सोचा ये बड़ा विचित्र आदमी है। या तो इसका कार्य व्यापारिक नीति है जिससे मैं इसे कभी खाली न लौटा सकूं, या फिर ये व्यापारी नहीं। उसके पश्चात 2-3 बार आवश्यकता न होते हुए भी मुझे उससे खिलौने खरीदने पड़े। उसकी व्यापारिक चाल काम आ गई। उस दिन की बात याद करके मुझे उससे यह कहने का साहस ही नहीं होता कि आज खिलौने नहीं चाहिए। एक दिन पुनः उससे नौकरी का प्रस्ताव किया, परंतु उसने वही उत्तर दिया, अभी मुझे नौकरी नहीं करनी। मैंने उसका जिक्र अपने 2-4 मित्रों से किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी उसको देखने की उत्सुकता पैदा हुई और वह उन लोगों के यहाँ आने जाने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन जब वह मेरे घर पहुँचा तो उसके हाथों में खिलौने की डालियाँ नहीं थी, एक गठरी थी। मैंने पूछा, अब क्या खिलौने गठरियों में रख कर बेचते हो? वह बोला, जी नहीं, अब मैंने खिलौना का काम बंद कर दिया। मैंने देखा कि खिलौनों में आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे ग्राहक के पैसे का सदुपयोग हो। यह कहकर उसने गठरी खोली। गठरी में क्या था? कागज़, पेंसिल, कलम, नीब, दावात तथा होल्डर आदि थे। मैंने प्रसन्न होकर कहा, यह तुमने खूब सोचा। वास्तव में खिलौने में तो पैसे की बर्बादी ही होती है। इन चीज़ों की आवश्यकता तो सदैव रहती है, इसलिए खरीदना बुरा न मालूम हुआ। उस दिन मैंने अपने लिए तथा लड़कों के लिए आवश्यकता अनुसार सामान खरीदा। मैंने उससे कहा, स्कूली किताब भी रखा करो। उस स्कूली किताबों की आवश्यकता जब पड़ा करे तो मुझे बता दिया करिए, मैं घर बैठे आपको मिल जाएगी। मैंने सोचा, अच्छा है, मैं बाजार जाने से बचूंगा और इस बेचारे को कुछ मिल जाया करेगा। यह सोचकर मैंने बच्चों के लिए स्कूली किताब उससे लेने लगा। यह क्रम 6-7 महीने चला। इसके पश्चात उसका आना बंद हो गया। 3-4 महीने व्यतीत हो गए पर वो दिखाई न पड़ा। मेरे मन में उसके लिए चिंता उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कि वह यहाँ अकेले रहता था, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। परंतु फिर मैंने सोचा कि वह यहाँ का रहने वाला भी नहीं था, इसलिए संभव है कि वो अपने घर चला गया हो। मुझे उससे कुछ स्नेह सा हो गया था, इसलिए मुझे उसका ध्यान कई दिनों तक रहा और अंत में क्रमशः मैं भूल गया। इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ तक था, उसके बाद का हम यहाँ पढ़ेंगे कि जुलाई का महीना था। मैं अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने के लिए ले गया। प्रधानाध्यापक ने आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात लड़के से दर्जे में जाने के लिए कहा, क्लास में जाने को कहा। मैंने उनसे विदा होकर लड़के के साथ चला। मैंने सोचा जरा दर्जे की दशा, मैंने जाके सोचा कि एक बार जाके क्लास को देख आऊं। ज्यों ही मैंने दर्जे के अंदर पैर रखा तो अध्यापक ने मेरी ओर घूम कर देखा। मेरी उनकी आंखें चार हुई। वह देखते ही मुस्कुराकर खड़े हो गए और बोले, आइए। मैंने अचकाचर उनकी आंखें देखी। यह अध्यापक और कोई नहीं, वही खिलौने वाला था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ हो, मैंने सोचा शायद वो नहीं है, परंतु पुनः उसके मुस्कुराकर कहने पर ही आइए मुझे यह विश्वास हो गया कि वही खिलौने वाला युवक है। यदि ऐसा ना होता तो वह यह मुझे इस प्रकार परिचित भाव से कभी संबोधित न करता। संबोधित मतलब बुलाता। मेरे मुंह से निकला, अरे तुम, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, मैं परसों यहाँ अध्यापक होकर आया हूँ। मैं तो आज शाम को स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होने वाला था। मैंने कहा, अकस्मात अचानक गायब हो गए और मिलने तो यहाँ जहाँ मुझे स्वप्न में भी आपके पाने की आशा नहीं थी। आप इतने दिनों से कहाँ रहे? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, इस समय कुछ न बतलाऊंगा। शाम को मैं आपके पास आकर अपनी राम कहानी सुनाऊंगा। संध्या होते ही मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगा। अपने वादे के अनुसार वो ठीक समय पर आ गए। मैंने उनसे कहा, आप रहस्यमय जीवन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी समझ में आ जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपनी राम कहानी यूँ सुनाई। मैं एक साधारण स्थिति के पिता का पुत्र हूँ। पिता बैंक में 70 रुपये मासिक वेतन पे नौकर थे। जिस समय मैं आपको खिलौने बेचते मिला था, उस वक्त मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस समय यहाँ कॉलेज में BA में पढ़ रहा था। पिता की मृत्यु हो जाने पर मुझे घर के खर्च मिलना बंद हो गया। मेरी माता पिता की छोड़ी हुई पूंजी से अपना निर्वाह करने लगी। मैं उस समय बहुत ही घबराया।
बीए का अंतिम वर्ष था। 1 साल के पश्चात मैं बीए करने वाला था। ऐसे सुअवसर हाथ से निकल जाता था, यह सोचकर पहले तो मैं बड़ा अधीर हो गया। मैंने सोचा पढ़ना लिखना छोड़कर कहीं नौकरी करूं, परंतु फिर मैंने सोचा कि कम से कम बीए तो अवश्य ही पास करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। तब पहले तो मैंने चेष्टा करके अपनी फ़ीस माफ़ कराई, बहुत चेष्टा किया और स्कूल से अपनी फ़ीस माफ़ कराई, परंतु खाने पीने के लिए तो मासिक आय आवश्यक थी, इसलिए मुझे चिंता हुई। दशहरे का दिन था। मैं इस चिंता के मारे घर भी ना गया। कमरे में बैठकर सोच रहा था कि अब क्या करूं। अचानक मेरी निगाह बाहर सड़क की ओर पड़ी। मैंने देखा कुछ खिलौने वाले कागज़ के खिलौने लिए मेले में चले जा रहे थे। मैंने सोचा, जब ये अशिक्षित लोग थोड़े खिलौने से अपना समस्त परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो क्या मैं इतना पढ़ा लिखा होकर अपने खर्च के लिए धनोपार्जन मतलब धन नहीं कमा सकता? यह ध्यान आते ही मेरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ पड़ी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मैंने उसी समय एक मित्र से 10 रुपये उधार लिए और बिसाती बाजार में पहुंचा। वहां मैंने 10 रुपये के खिलौने मोल लिए और डालिया में रखकर सीधे मेले में पहुंचा। वहां शाम तक घूमकर सब खिलौने बेच डाले। मैंने मुनाफा कम लगाया था, इससे मेरे खिलौने लोगों ने सस्ते समझ पड़े और जिनसे एक बार भी मेरे खिलौने का मूल्य पूछा, उसने कुछ न कुछ खरीदा अवश्य। उन खिलौनों से मुझे 2 रुपये मुनाफे में मिले। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मुझे देखकर पूछा, यह क्या? मैंने कहा, भाई ईमानदारी से पैसे कमाने में कुछ शर्म नहीं। इससे वे लोग निरुत्तर होकर चुप रह गए। उस दिन से मैं नित्य शाम को 2 घंटे के लिए खिलौने लेकर निकलता और रुपए 12 आने कमा लेता। इस प्रकार मैंने बीए पास किया। इस लगन से प्रसन्न होकर प्रिंसिपल सर ने अपने पास से खर्च देकर मुझे ट्रेनिंग कॉलेज भेजा। वहाँ मैंने बीएड पास किया और अब यहाँ 100 रुपये मासिक पर अध्यापक होकर आया हूँ। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 100 रुपये। यह मेरी राम कहानी। यह सुनकर दंग रह गया। मैंने उसके चरण छूकर कहा, आप धन्य हैं। विद्यानुराग हो तो ऐसा। हजारों अमीरों के लड़के अनपढ़ रह जाते हैं और आपने कोई साधन न रहते हुए भी इतना किया। ये साधारण बात नहीं है। आप जैसे बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये है आदर्श विद्यार्थी के बारे में। अगर लगन हो, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसा ना होने पर, घर से कुछ ना मिलने पर, पिता की मृत्यु हो जाने पर भी इस लड़के ने साहस नहीं छोड़ा और उसने क्या किया? साहस ना छोड़ा और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वो एक अध्यापक बन गया है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है।